और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, फिनॉल इज एसिडिक। और ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं व्हाई इज फिनॉल मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये भी पूछ सकते हैं। तो जब आप ऐसे कोई फिनॉल के कुछ भी क्वेश्चंस करते हो तो नॉर्मली क्या होता है किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी, तो इसके दो रीजंस मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किए थे, आज भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम लोगों ने दो रीजंस करे थे। तो देखो, फर्स्ट रीजन होता है कि इसके दो रीजन है। पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी जब चेक करते हो तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस लेते हो। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि एसिडिटी ऑफ कंपाउंड is directly proportional to stability of its conjugate base. और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, यानी आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करते हो। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजोनेंस के भी होता है। हमने फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस बनाया। फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस इज फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल का कॉन्जुगेट बेसिस फिनॉक्साइड आयन, अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेसिस एल्कोक्साइड आयन। तो ये देखो बना, ये फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है विच इज फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो बेटा ये बात अब लिखोगे तभी ये बात समझ में आती है एक टीचर को भी, कि आपने बोल दिया फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। आप बोलो इसका मतलब क्या हुआ भाई? फिनॉक्साइड आयन अगर ज्यादा स्टेबल हो गया तो इससे एसिडिटी पे कैसे फर्क पड़ेगा, कैसे आप रिलेट करोगे इस चीज को? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? हमने मान लो लिख दिया कि सर फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वह ज्यादा स्टेबल है, तो आपको उस चीज को इससे रिलेट करना पड़ेगा कि सर जिस कंपाउंड की कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एसिडिटी भी ज्यादा होती है। इज इट फाइन मेरे बच्चे? यानी एसिडिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. Yes. तो ये लिख के तब यस हम, सर। हाँ सर फिनॉक्साइड एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज। लेकिन जब हम अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं जो कि बनता है एल्कोक्साइड आयन, उसमें क्या होता है एल्कोक्साइड आयन के अंदर कोई भी रेजोनेंस नहीं होता। एल्कोक्साइड आयन को हम कहते हैं नो रेजोनेंस। नो रेजोनेंस इसलिए वो लेस स्टेबल होता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? यस और नो? ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, कंप्लीटली अप टू यू बेटा। दूसरा क्वेश्चन है विच इज मोर एसिडिक, पैरानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। अभी मैं यही बात लिखूंगा, एसिडिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। वो फर्दर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? माइनस आई इफेक्ट के। तो हमें पता है अगर मैं पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करूं तो अगर उसकी बात करूं तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। ठीक है, और NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट। तो ये देखो, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो कहते हैं स्टेबलाइजेस, स्टेबलाइजेस द फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करता है बेटा। सो इट इंक्रीजेस द एसिडिटी। सिंपल सी बात है। ये बात लिखोगे तो थोड़ा सा टीचर को भी अच्छा लगता है, लैंग्वेज अच्छी लगती है बेटा, वही सारी बात है। क्रेजोल, क्रेजोल इज व्हाट? कोई भी क्रेजोल ले लेते हैं, सपोज मैं ऑर्थो क्रेजोल ही ले लेता हूं। क्रेजोल होता है जब आपके फिनॉल में CH3 ग्रुप आता है। आपको पता है CH3 का नेचर कैसा है? ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। आप ऐसे समझो आप इस बात को। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो आपके जो कॉन्जुगेट बेस है, जो फिनॉक्साइड आयन है, उसको डीस्टेबलाइज करेगा। और उसको डीस्टेबलाइज करेगा तो एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा।
सिंपल सी बात है। आप देखो, तो लिखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे, CH3 being electron releasing, destabilizes the phenoxide ion, so it decreases the acidity, तो ये एसिडिटी को कम कर देता है। इज इट फाइन मेरे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगला है ईथर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या ये प्रॉपर सही होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देखो बेटा, ईथर सॉल्युबल्स होते हैं, बट ये कहना होता है लोअर मेंबर ऑफ ईथर, हायर मेंबर्स आर इनसॉल्युबल वाटर, क्योंकि वो अच्छे रंग से एच बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एच बॉन्डिंग देखो, खुद के साथ ईथर की एच बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन वाटर के साथ एच बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसलिए वो वाटर में, और वो भी लोअर मेंबर सॉल्युबल होते हैं। ऐसा नहीं, ये पूरी तरीके से कहना गलत होगा कि सारे ईथर इनसॉल्युबल होते हैं। लोअर मेंबर होते हैं वो सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अगला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर लोअर देन आइसोमेरिक अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है। ईथर के बारे में कहा जाता है कांट फॉर्म एच बॉन्ड, फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर। देखो बेटा, वो खुद के साथ एच बॉन्ड नहीं बना पाते, हाँ वाटर के साथ बना लेते हैं, बट खुद के साथ नहीं बनाते, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड नहीं बना पा रहे, इसलिए इसलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, हाई बीपी। अच्छा, ईथर्स आर पोलर, पोलैरिटी, मेरे बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा, पोलैरिटी जो है वो डायपोल मूवमेंट से डिसाइड होता है बहुत हद तक। अगर डायपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, बहुत बार हम ये बात कहते हैं बेटा, तो ये इनडायरेक्टली आपसे यही कह रहा है कि भाई वो उसकी डायपोल मूवमेंट क्यों हो रही है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की तो डायपोल मूवमेंट होती नहीं है, जैसे ये आर है और ये भी आर है, तो कहते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे? तो आप बोलेंगे नो सर, इट्स नॉट पॉसिबल। रीजन, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बेंट होता है, लीनियर स्ट्रक्चर। अगर ये ही लीनियर होता, अगर मान लो ये ऐसा होता, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता, बट ये लीनियर नहीं है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? बेंट है, बेंट। तो बेंट होने की वजह से ये अपनी इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट नहीं कर पाता, तो इनकी नेट डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होती ही होती है। और क्योंकि इनकी नेट डायपोल मूवमेंट है, इसलिए ये पोलर है, क्योंकि ईथर हैज बेंट स्ट्रक्चर, बेंट स्ट्रक्चर है, तो म्यू जो होता है नेट, वो नॉट इक्वल टू जीरो है। डायपोल में नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर नेट डायपोल में नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? म्यू नेट जो होता है, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स विल बी पोलर। अब देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल, मतलब पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट, या हम ये भी कह सकते हैं लेस स्टीम वॉलेटाइल। क्यों? वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल? वॉलेटाइल का मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होना, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में, इजिली इनटू वेपर्स या इनटू स्टीम। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से कोई एसोसिएशन नहीं, ड्यू टू इंटर लेस, विच रिजल्ट्स इन, इंटरमॉलिक्यूलर की वजह से विच रिजल्ट्स इन एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देता है मेरे बच्चे, एक नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ देता है। और बचा, और इसमें ऑर्थो, सो बेसिकली क्या हो, नो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसलिए बहुत आसानी से कन्वर्ट। बेटा आजान है अपनी क्लास में, देखो मेरे बच्चों, आजान इज देयर इन क्लास, हर्ष? No, sir. नहीं, क्योंकि वो
अच्छा, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फिनाइल मिथाइल सर ईथर। यही सेम क्वेश्चन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी पूछा जा सकता है ना? कौन? हाँ हाँ बिल्कुल। बेटा वन प्लस ये कौन है, फिर आ रहा है वन प्लस, नाम ही नहीं है। अजान म्यूट करो। अभिनंदन होगा सर शायद से, वन प्लस। अभिनंदन अभी तक ज्वाइन नहीं करा ना उसने, चलो मैं अलाउ करता हूँ। अब देखो फिनाइल मिथाइल ईथर, अब ये क्या है, ये है फिनाइल, ये है मिथाइल और बीच में ईथर है क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है। तो ये कहते हैं जब HI से ट्रीट किया आपने तो आपको फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड क्यों मिला, क्यों हमने इसको जब ट्रीट किया तो मुझे ये क्यों नहीं मिला, आइडोबेंजीन क्यों नहीं मिला, मतलब, और मिथानॉल क्यों नहीं मिला, व्हाई नॉट दिस, ये क्यों नहीं मिलता हमारे को, क्योंकि आपको पता है ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड क्या होता है, छोटा, डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। अगर ये होगा तो ये टूट नहीं पाएगा बेटा, तो इस वजह से कौन बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, यानी एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक। अब आप देखिए in phenyl methyl ether carbon atom phenyl group are sp2 hybridized and there is partial double bond character, partial double bond यहां पे आ जाता है इन फिनाइल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, फिनाइल ऑक्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, सो हिंस फिनाइल और ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, दिस इज फिनाइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर, इस बात को अंडरलाइन करना है, वो स्ट्रॉन्गर देन, देयरफॉर अटैक एट या क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड टेक्स प्लेस। इज इट फाइन मेरे बच्चों? और दूसरा रीजन आप वैसे भी दे सकते हो कि अगर अटैक करने के पार आएगी तो ये बल्कि ग्रुप पे तो वैसे भी अटैक नहीं करेगा कि बहुत हिंडर्ड है, I- इसी पे अटैक करना प्रेफर करता है, किस पे, CH3 पे, क्योंकि वहां पे हिंड्रेंस कम है, तो ये देख सकते हो, स्टेरिक हिंड्रेंस। इज इट फाइन मेरे बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगला देखो बेटा, ये ऑलरेडी आपने किया था कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसके दो रीजन पढ़े थे आपने, एक रीजन कौन सा होता है, स्टेरिक रीजन आपको बताया था मैंने आपको, और एक रीजन और भी बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉनिक रीजन। देखिए बेटा स्टेरिक रीजन क्या होता है, अब आप देखो ये आपका कीटोन है मेरे बच्चे, दिस इज माय कीटोन, और ये आपका एल्डिहाइड है, आप खुद ही सोचो यहाँ पे दो बड़े बड़े ग्रुप हैं, यहाँ पे एक ही ग्रुप है, तो यहाँ पे देखो मोर हिंड्रेंस होगी ना, हिंड्रेंस किसके, टुवर्ड्स अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और यहाँ पे लेस हिंड्रेंस होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक रीजन पे बात करोगे तो ये दोनों आर ग्रुप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देता है, यानी इसकी जो गरीबी है एक तरीके से वो थोड़ा सा दूर कर देता है, बट यहाँ पे गरीबी उतनी दूर नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? तो यहाँ मैंने दोनों रीजन यहाँ Yes, पे sir. मेंशन करे, आप एक बार आराम से रीड कर सकते हो उसको। अब देखो साइक्लोहेक्सानोन है कि इनमें जब HCN डाला तो ये साइनोहाइड्रिन बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, मतलब गुड अमाउंट ऑफ साइनोहाइड्रिन, बट इसमें आपको गुड अमाउंट ऑफ साइनोहाइड्रिन क्यों नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे देखो तीन बड़े बड़े ग्रुप, तो तीन बड़े बड़े ग्रुप उसको आने से किसको रोकते हैं, न्यूक्लियोफाइल को, CN है ये CN, द थ्री मिथाइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, वो करके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे डिक्रीज करेगा, तीन बल्कि ग्रुप उसके हिंड्रेंस को कॉज करेगा, हिंड्रेंस कॉज करेगा, हिंड्रेंस कॉज करेगा, न्यूक्लियोफाइल को नहीं आने देगा, इस वजह से इनमें यील्ड कम हो जाता है। मेरे बच्चों के क्लियर है ये बात, साइक्लोहेक्सेन Yes, sir.
Yes. 2 to 6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में क्या है, Yes, sir. मिथाइल ग्रुप होने की वजह से वहां पे बल्कीनेस ज्यादा है, वहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच बहुत मुश्किल हुआ। और दूसरा क्या रीजन है कि तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने क्या किया, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बूस्ट कर दिया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दिया। एम आई क्लियर, सॉरी कम कर दिया इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी वैसे ही कम हो जाएगी बेटा। इज इट फाइन मेरे बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, देयर आर 2 NH2 ग्रुप। ये तो हम सबका फेवरेट है, आपको याद भी होगा कि यहाँ पे कहने के लिए तो 2 NH2 ग्रुप होते हैं, लेकिन बॉन्डिंग के लिए सिर्फ यही अवेलेबल हो पाता, दूसरे वाले का नहीं हो पाता, क्योंकि दूसरे वाले का लोन पेयर जो CO के बगल में है वो उसके साथ रेजोनेंस में बिजी हो जाता है, तो रेजोनेंस की वजह से वो अटैक के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? यस और नो? Yes, sir. अच्छा देखो, Yes. the lone pair nitrogen nearer to CH is delocalized over oxygen, therefore this NH2 is not available as न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, नहीं कर पाता। तो याद रखिएगा, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था, आपको बेवकूफ एग्जाम्स में बहुत बेवकूफ भी बनाते हैं टीचर्स। कैसे करते हैं आपको, जैसे ये बेंजल्डिहाइड देंगे और जानबूझ के इस NH2 को आगे रखेंगे जो CO के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपने स्मार्टली यहाँ पे काम करना है, ठीक है? आपने इसको देखना, देखो इससे हटाना है, H2 हटाना है, एंड यूल पिक गेट व्हाट, C डबल बॉन्ड N NH CO NH2। ठीक है, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए क्या है कि जब हम एस्टर प्रिपेयर कर रहे होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो एस्टर को बनते के साथ तुरंत रिमूव क्यों करना पड़ता है? व्हाई इट नीड्स टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली एज इट फॉर्म? क्योंकि ये जो एस्टरिफिकेशन है वो एक स्लो और रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अगर आप प्रोडक्ट को बनते के साथ नहीं हटाएंगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इज इट फाइन मेरे बच्चे? यस और नो? तो हम वाटर को या एस्टर को रिमूव करते हैं क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है, to shift the reaction in forward direction, to shift the reversible reaction in forward है, irreversible तो कोई दिक्कत ही नहीं, to shift the irreversible in reaction in forward direction। हाँ सक्षम बोल बेटा। सर फॉरवर्ड इसकी जगह डायरेक्शन हम रिएक्टेंट का मास नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, वो तो करेंगे, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट का क्या क्या करना है। रिएक्टेंट का मान लो मास बढ़ाते जा रहे हो, प्रोडक्ट को तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो फिर भी वो बैकवर्ड में शिफ्ट की पॉसिबिलिटीज होती है। बेटा रिएक्टेंट जितना बढ़ा हुआ प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी रहना चाहिए ना, एक एडुकेट अमाउंट है, एक एरिया है, वॉल्यूम है, सब कुछ फिक्स्ड है भाई। अब उसमें कितना ठूसोगे, अगर वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना बेटा। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, जैसे अभी सक्षम ने बोला, एक बिल्कुल है इंक्रीज रिएक्टेंट और दूसरा डिक्रीज प्रोडक्ट। ठीक से सक्षम, इन्होंने हमसे प्रोडक्ट के बारे वाली बात पूछी तो हमने प्रोडक्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन दे दिया। इन्होंने बोला भाई ईस्टर को क्यों निकालना पड़ता? अगर ये हमें कहते कि भाई हमें इसमें एल कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों डालते हैं, तो ऑब्वियसली हम एक्सप्लेन कर देते हैं भाई कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेंट है, अगर हम रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। इन्होंने पूछा कि आप एस्टर को बनते के साथ क्यों निकाल देते हो? किसी भी प्रोडक्ट को बनते के साथ इसलिए निकाला जाता है मेरे बच्चे, अगर किसी में अगर बात करोगे तो किसी भी रिएक्शन में आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनते के साथ इसलिए निकालते हैं ताकि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इज इट फाइन मेरे बच्चों? डन? Yes, sir. अच्छा Yes. अच्छा, ये देखो अब नेक्स्ट होता है pKa ऑफ क्लोरोएसिडिक एसिड। व्हाट इज क्लोरोएसिडिक एसिड? जिसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखना ध्यान से, ये हम रीजन लिखेंगे, ये ना इतना लंबा चौड़ा जो एक्सप्लेनेशन लिखते हैं ना, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर थोड़े स्मार्टली हम लिखने की आदत डालें। अब स्मार्टली कैसे डालेंगे, तो लिखेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास नोट्स ऑलरेडी है, आप उसमें लिख लेना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन।
और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था माइनस आई इफेक्ट के, यानी उसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्लोरो एसिडिक एसिड, मैं सीधा लिखने वाला हूं यहाँ पे, जैसे पहले मैंने बनाऊंगा मैं कॉन्जुगेट बेस और मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू its minus I effect stabilizes the carboxylate ion. So it increases the acidity. बस सिंपल, कोई राम कहानी लिखनी कुछ भी जरूरत नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, तो कार्बोक्सिलेट आयन को Yes. स्टेबलाइज करेगा, एसिडिटी को बढ़ा देगा, सिंपल। इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो भाई ये तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, माइनस आई दिखा रहा है, तो ये ऑब्वियसली एसिडिटी को बढ़ाएगा बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो बेटा ये ना देखने में बहुत कम रीजनिंग लग रही, ये पूरे आपके एनसीआर मतलब जितनी भी रीजनिंग है ना, इंपॉर्टेंट रीजनिंग, वो सबको कवर कर जाता है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों का, बहुत एडवांटेजियस फैक्ट है। अच्छा, अमीन्स आर हायर हैव आर हायर हैव आर हायर बॉइलिंग, अच्छा सॉरी, हाँ सही बात है, स्टेटमेंट सही है। अमीन्स आर हायर बॉइलिंग कंपाउंड्स देन हाइड्रोकार्बन बट लोअर बॉइलिंग देन अल्कोहल, सब कंपेरेबल मास, ऑब्वियस सी बात है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये मैं लिख देता हूं, देखो ये ब्यूटेन वन ऑल है और ब्यूटेन दिस, और व्हेन यू कंपेयर द मॉलिक्यूलर मास, आपको मैं दिखाता हूं, आपको इसकी मेल्टिंग पॉइंट मतलब एग्जैक्टली तो आई कांट फिगर इट आउट, बट हाँ थोड़ा लंबा सहीगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली 390 केल्विन के आसपास, इसकी वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली 350 के आसपास होगी, ठीक है। और अगर इसी की मॉलिक्यूलर मास वाले अगर हम कंपाउंड की बात करें, तो उसमें मान लो ऐसे हो गया CH3, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी ये अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 300 के आसपास होगी, मतलब 300 या 305 के आसपास ले लीजिए, अप्रोक्सीमेटली इतना ही केल्विन। तो इतना मेजर डिफरेंस क्यों? क्यों अल्कोहल भी एच बॉन्डिंग कर रहा है अमीन्स? पहले तो आप समझो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमीन्स में भी होती है, लेकिन जो अल्कोहल एच बॉन्डिंग करता है बेटा, उसकी स्ट्रेंथ अमीन्स वाले एच बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर हम बात करें तो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, ठीक है। अब ऑब्वियसली स्ट्रेंथ, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो जो एच बॉन्ड बनाएगा वो बहुत स्ट्रांग होगा बेटा। इज इट फाइन मेरे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ये आजान वो यस क्यों लिख रहा है, मैसेज क्यों कर रहा है आजान? आजान मैसेज क्यों कर रहे हो? व्हाट? सर ये लक्ष्य ने मुझे मैसेज करा था कि क्लास में हूँ या नहीं, तो उसके रिप्लाई में मुझे कंफर्म करने के लिए। अच्छा ओके, तविशा, यश, आरुष, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, नेक्स्ट है ये, अब ध्यान से सुनिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइसोमेरिक का मतलब समझ रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिक? मतलब Comparable mass. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम मास। ये याद रखिएगा, सभी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा तो मास के, ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी अमीन से बहुत कम होती है, क्योंकि प्राइम अमीन्स के पास ज्यादा हाइड्रोजन है बेटा। तो इसके मतलब जो यहाँ पे वो इसमें ये स्ट्रॉन्गर है, एच बॉन्डिंग करेगा ये।
125। तो यहां पे तो 3 डिग्री में है ही नहीं ना। 3 डिग्री में टर्सरी कहां बना पाता है? टर्सरी कांट फॉर्म H बॉन्ड, आपको पता ही है। तो लिखेंगे नो हाइड्रोजन, नो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो लो बीपी देख लो। अच्छा, इज इट फाइन मेरे बच्चों, यस और नो? अच्छा, अब नेक्स्ट बताओ, व्हाट अबाउट केबी? दिख रहे हैं बेटा? बेसिसिटी का ऑर्डर आपको याद होगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा अमोनियम का है। देखो क्या होता है, 3 चीजें होती है। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के बारे में अगर बात करते हैं तो हम बिल्कुल देखते हैं गैसियस फेज में सॉल्वेंट फैक्टर नहीं होता, मतलब सिर्फ 2 बातें होती हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। बेसिसिटी वाला क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आपको आना भी चाहिए। पहले ओवरऑल हम एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, पहले बाकी चीजों को देख लेते हैं। एनिलीन इज वीकर बेस देन मिथाइलामीन, या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है, एनिलीन हैज हायर पीकेबी देन इथाइलामीन। ऐसा कहते हैं कि एनिलीन की पीकेबी वैल्यू जो होती है इथाइलामीन से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? पीकेबी का ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया बेटा? देखो, पीकेबी जो होता है वो बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जिसकी पीकेबी ज्यादा है ना, उसकी बेसिसिटी कम है। तो इनडायरेक्टली मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एनिलीन की बेसिसिटी इथाइलामीन से कम क्यों है, या एनिलीन इज वीकर बेस क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि रेजोनेंस सिर्फ एक चीज को आबाद करता है, और वो है एसिडिटी। उसको छोड़ोगे तो बाकी हर चीज को रेजोनेंस डैमेज ही करता है। चाहे वो डायपोल मूवमेंट देख लो, कम हो जाती है रेजोनेंस की वजह से। चाहे आप अपनी रिएक्टिविटी देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ, एराइल हेलाइड में रेजोनेंस ही तो हुआ, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड शॉर्टर हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्टिविटी भी कम हो गई। तीसरे में आप देखो, आप अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ देखो, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि उनमें रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डैमेज हो जाती है। तबिशा बोलो बच्चे। तबिशा बोलो बच्चे, कुछ कह रहे थे आप? एक मिनट। के लिए प्लेटोनिक के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता बेटा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे, यस और नो? देखो, और ये Yes, sir. Yes, sir. ये आप Yes, sir. इथाइलामीन ले लीजिए, ये आप मिथाइलामीन ले लो, इन दोनों में से किसी के अंदर रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। लोन पेयर is not available, sorry, yeah, is easily available for protonation। ठीक है, लोन पेयर इज इजिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। इज इट फाइन मेरे बच्चों, यस और नो? यहाँ पे रेजोनेंस था Yes, तो sir. नहीं? ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिथाइल अमीन इन वाटर। तो मिथाइल अमीन, ऑब्वियसली बात है, मिथाइल अमीन्स क्या है? एक बेस है। तो अगर मिथाइल अमीन को वाटर में डिसॉल्व करें, अगर ये इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा तो बगल में आप और अच्छे ढंग से लिख लो। ये है मिथाइल अमीन, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, ये बनाता है CH3NH3 प्लस। प्लस ये क्या देता है आपको बेटा? OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। क्यों? क्योंकि इट इज अ बेस। तो आपने जब यही OH माइनस को FeCl3 के साथ रिएक्ट करवाओगे, 3OH माइनस को, इट गिव्स यू फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी FeOH का होल थ्राइस, और यू कैन राइट इट लाइक Fe2O3.XH2। तो वही इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि अमीन बेसिक नेचर का, बेसिक है तो वो OH देता है, और OH जाके FeCl3 को FeOH के होल थ्राइस में कन्वर्ट कर रहा है। यही हमारे क्वेश्चन की बात है। इज इट फाइन मेरे बच्चों, यस और नो? हेलो, Yes, sir. देखिए बेटा, अब NH2 ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, हमें पता है। लेकिन जब हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं
तो यू गेट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट, यू गेट गुड अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट। क्यों मिलता है मेटा प्रोडक्ट? ये मैंने आपको ऑलरेडी रीजन में बताया था, आप दोबारा जानो। क्योंकि स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन में जो आपका एनिलीन होता है वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और एनिलीनियम आयन जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये बहुत बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि व्हाई वी गेट गुड अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट ऑन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन ऑल्दो NH2 ग्रुप। तो साथ में बोलेंगे बेटा NH2 ग्रुप अटैच टू बेंजीन इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। लेकिन एसिडिक कंडीशन में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? एनिलीनियम आयन में। देखो एनिलीनियम आयन इज दिस इज एनिलीनियम आयन, और ये एनिलीनियम आयन जो होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इसलिए जब इसकी नाइट्रेशन कर रहे हो तो आपको मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है बेटा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार आया हुआ पेपर में। क्यों नहीं देता? क्योंकि एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं देता क्योंकि एनिलीन जो है AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड है, दिस इज अ लुईस एसिड। AlCl3 एक लुईस एसिड है, उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट की वजह से उस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो डीएक्टिवेटिंग बन जाता है बेटा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, पूरे इक्वेशन को लिखना है, सॉल्ट की बात भी लिखनी है, और ये भी हमें बताना है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगला ये भी क्वेश्चन आपने सुना होगा बेटा कि एरोमेटिक अमीन्स को हम गैब्लियर्ड थैलामाइड सिंथेसिस से नहीं बना सकते, क्योंकि एराइल हैलाइड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थैलेमाइड आयन के साथ इजीली नहीं दे पाता, इसलिए एरोमेटिक अमीन्स कांट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्लियर्ड। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आई हैव कंसिडर्ड ऑल द रीजनिंग। आप ध्यान रखिएगा, सारी रीजनिंग को कंसिडर किया गया है बेटा इसमें। अगर आप इसको कर लेते हैं तो काफी हद तक आपका रीजनिंग वाला पार्ट कवर हो जाता है। ठीक है, आगे मूव ऑन कर सकते हैं बेटा। एरोमेटिक अमीन, हाँ जी बोलिए बेटा। सर ये वाला दोबारा बता देते लास्ट, कौन सा बच्चे बोलो? जो आपने भी बताया कि ये नहीं फॉर्म हो सकता उससे, टेस्ट से, मतलब नाम भूल गया मैं उसका। गैब्लियर वाला। देखो बेटा यस सर, एक्चुअली, यस। हाँ बेटा अब इसको समझने के लिए ना हम एक अभी वापस चलते हैं, वो स्क्रीन पे दे आते हैं, व्हाइट बोर्ड यूज कर लेते हैं। देखो बेटा एक्चुअली सब रिएक्शन को पहले समझते हैं तो आपको अपने आप लॉजिक समझ में आ गया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पूरा लॉजिकली मैं बता देता हूँ। देखो ये आपका थैलिमाइड है बेटा, दिस इज अ थैलिमाइड, ये है थैलिमाइड। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो ना बेटा, ये एसिडिक नेचर का होता है। ये अल्कोहलिक OH, यानी एक एसिड के अंदर अगर हम बेस डालेंगे तो वो सॉल्ट बनाएगा। ये सॉल्ट बनाएगा। अब इसके बाद जो रिएक्शन होती है ना आर इसको ध्यान से देखना बेटा, ये RX है, इस X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पूरा कंपाउंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, ये पूरा कंपाउंड एक किसकी तरह काम करता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह काम करता है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये देखो ध्यान से, अब इसने क्या किया, इस नेगेटिव ने यहां पे अटैक किया है ऐसे आर के ऊपर, और ये X बाहर निकल, समझ रहे हो? तो व्हाट एक्चुअली यू आर गेटिंग, ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O N, और इस N के साथ जुड़ा हुआ R, और ये C डबल बॉन्ड O और प्लस KX। मेरे बच्चे इसको कहते हैं NSR, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आरुष अगर तुम इसकी जगह पे, ये तो मेरा एल्काइल हैलाइड है बेटा, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही हो सकता है ये रिएक्शन, क्योंकि ये नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, ये एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल। हाफ में प्रोडक्ट बनेगा फिर। नहीं, अब देखो यहाँ पे पंगा क्या हुआ। अगर मैं इस एल्काइल हैलाइड की जगह पे एराइल हैलाइड ले लेता, ये वाला ले लेता, तो इसकी दिक्कत आपको पता है ना क्या करता है ये रेजोनेंस कर लेता है, करेगा नहीं रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से बेंजीन और एक्स के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? बेंजीन और एक्स के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। हाँ
बस 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 बिल्कुल वहीं पे पंगेबाजी हो जाएगी फिर। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। तो बेटा ये रिएक्ट कैसे करेगा, है ना? तो शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्गर तो डिफिकल्ट टू ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ये डिफिकल्ट हो गया ब्रेक करना, थैलेमाइड आयन के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा, तो आगे वाला प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? क्योंकि इसी के हाइड्रोलिसिस से देखो, ये देखो ना, यहां से बॉन्ड ऐसे टूटता है और आपको RNH2 मिलता है। तो आपको बेंजीन NH2 चाहिए था, तो यहाँ पे बेंजीन X लेना पड़ता, वो आप ले नहीं सकते क्योंकि उसमें रिएक्शन नहीं होगी। इज इट फाइन मेरे बच्चे, समझ में आ गई बात? ठीक है यस सर। आरुष? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, अब हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा, देख के बताओ। देखो कि although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is ortho para directing towards nucleophilic substitution। ये दोनों मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको, बोर्ड पे करते हैं। अब ये देखो, ये क्लोरीन ग्रुप है, ये क्लोरीन है, आपने इस पे एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। और ये है हमारा अटैक इलेक्ट्रॉन। ये Cl है, एक मिनट, ये Cl है बेटा ऐसे, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ये प्लस चार्ज। ठीक है, दिस इज अ कार्बोकेटायन, दिस इज अ कार्बोकेटायन, दिस इज अ कार्बोकेटायन। सिंपल सी बात है। अब कार्बोकेटायन है तो यहां पे हम दो बातें पढ़ते हैं, ध्यान से रखना बेटा, खास करके क्लोरीन के बारे में। तो कहते हैं ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि क्लोरीन की खासियत क्या है, वो माइनस आई भी दिखाता है और प्लस आर, मतलब दो ऑपोजिट नेचर का प्रॉपर्टी है उसकी। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन लीजिंग है। ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन destabilizes the intermediate carbocation। माइनस आई तो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है और आप अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करोगे तो सिंपल सी बात है कार्बोकेटाइन तो डिस्टेबलाइज होगा ही। ठीक है, और कहते हैं ड्यू टू इट्स प्लस आर इफेक्ट, क्लोरीन स्टेबिलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। मतलब एक सपोर्ट कर रहा है रिएक्शन को और एक अपोज कर रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन डोमिनेंट है बेटा। ये देखो, अगर हम बात करें रेजोनेंस की तो ये ऐसे प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब ऐसे हो रहे हैं। तो इसमें दो ऑपोजिट नेचर, लेकिन क्लोरीन के केस में ये हम कहते हैं, और क्लोरीन और उसके नीचे सभी में, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन is stronger than its resonance effect, than its resonance effect। सर बट यूजुअली तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ना। नहीं 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 नहीं। कौन कह रहा है ये, किसने बोला? मैंने तो कभी नहीं बोला सक्षम। ये कौन बोला, सक्षम ही बोल रहा था? नो सर। किसने बोला मेसोमेरिक? देखो अब मैं दिखाता हूं कि मैं अपनी पॉइंट को कैसे जस्टिफाई करो, ध्यान से देखो। ये यहाँ पे कार्बन है, ये मानते हो? किसने बोला? देखो कार्बन है और ये क्लोरीन है, क्लोरीन का जो ऑर्बिटल है वो 3p है और कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो 2p है। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया बेटा। तो जहां पे एनर्जी डिफरेंस हो जाता है वहां पे रेजोनेंस अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाता, इसलिए इंडक्टिव रेजोनेंस से स्ट्रांग हो गया। समझ रहे हो?
तो इट्स स्ट्रॉन्गर देन इट्स रेजोनेंस इफेक्ट। इसलिए इसलिए कहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कंट्रोल्स द ओरिएंटेशन, सॉरी कंट्रोल्स द रिएक्टिविटी। वो रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा वो इंडक्टिव कंट्रोल करता है, वह रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स दी ओरिएंटेशन बेटा। मतलब मेरे बच्चे वो जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना वो रेजोनेंस की वजह से है, और जो डीएक्टिवेटिंग है वो इंडक्टिव की वजह से होता है। तो क्लोरीन के नीचे जितने भी हैलोजेंस है सब में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। आई बात समझ में मेरे बच्चे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और यस सर। आगे बात समझ में बेटा? अब हाँ रेजोनेंस बोलना मतलब ऐसे, ठीक है? सर। सर वैसे मैं आरुष तो नहीं, लेकिन आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो तो पढ़ लिया मैं तो आरुष नहीं? क्लास में मजे करने आया था। थैंक यू सर। ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखो बेटा, अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन जो है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये कौन सा बच्चा आया था भाई, ये देखो करते हैं मीटिंग। कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, देखो क्या होता है कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फिनॉल है और ये मतलब फिनॉल इज व्हाट, फिनॉल, ठीक है बेटा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इट इज RCOO- H+, दोनों का कॉन्जुगेट बेस बनाओ। फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो फिनॉक्साइड आयन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का इट्स कार्बोक्सिलेट आयन। फिनॉक्साइड आयन। तो अब देखो, आपने दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है बेटा। अब देखो, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ऐसे बनाओ। ये देखो, अब इसमें जब हम देखेंगे कार्बोक्सिलेट आयन का, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप ध्यान से देखो, इट हैज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इन विच द नेगेटिव चार्ज is delocalized over more electronegative oxygen atom. So it is more stable. यहां पे फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है, द नेगेटिव चार्ज gets delocalized over less electronegative carbon. So it is what, less stable. तो पता है कि हम कह सकते हैं सिंस फिनॉक्साइड आयन is less stable than carboxylate ion. So carboxylic acid is stronger acid than phenol. ठीक है मेरे बच्चे, yes or no? Yes, sir.
Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। रिवाइज कर लेना बच्चे।